ओके, सो ये विजिबल है ना? थोड़ा रोटेट करो। नहीं, बड़ा नहीं, वो उसकी वो वाली लाइन नहीं दिख रही, पूरा मार्जिन मिलना चाहिए। हाँ, बड़ा करिए और ले जाइए, बॉर्डर पे ले जाइए। ओके, ठीक है, चलो छोड़ो। ओके, सो गुड आफ्टरनून बच्चों, और ये हम लोग का चौथा लेक्चर है। होपफुली ये आखिरी भी हो सकता है आज की क्लास का, या फिर अगर बचेगा तो कल हम लोग इसके क्वेश्चंस कराएंगे। सो आज इस लेक्चर में हम लोग लिविंग वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डील कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ी थी, तो आपको याद होगा द स्मॉलेस्ट और द लोएस्ट इट इज़ अ स्पीसीज। स्पीसीज के बाद हम लोगों ने पढ़ा था जीनस, जीनस के बाद हम लोगों ने पढ़ा था फैमिली, फैमिली के बाद हमें पढ़ना है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद हमें पढ़ना है क्लास, और क्लास के बाद हमें पढ़ना है फाइलम और डिवीज़न। फाइलम इन केस ऑफ एनिमल एंड डिवीज़न इन केस ऑफ प्लांट। फाइलम एंड डिवीज़न के बाद द लार्जेस्ट इट इज़ अ किंगडम, सबसे बड़ा किंगडम है, और एक एक करके हमें इन्हें पढ़ना है। देखिए हम लोगों ने स्पीसीज सही से पढ़ा था, और स्पीसीज की 5 क्वालिटीज़ पढ़ी थी। स्पीसीज को डिफाइन करते वक्त हमें क्या क्या चाहिए। सो हमें बताया गया था स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग विच मस्ट बी फर्टाइल। तो हमने स्पीसीज डिटेल में पढ़ लिया। कल शायद लोगों को जीनस के बाद से प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो लोगों ने बोला था सर जीनस के बाद एक रिवीजन करा दीजिएगा, और जीनस के आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। सो सी दिस, जीनस के बाद अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो कल के टॉपिक में मैं जीनस को जल्दी से रिवाइज करता हूँ क्या क्या जीनस है। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ये बात मैंने लिखी थी। जैसे मैंने लिखा था ग्रुप ऑफ स्पीसीज, तो मैंने कहा था ये पूर्णतया सही नहीं है। ग्रुप ऑफ स्पीसीज नहीं सही है, इसको हम कट कर सकते हैं। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर और रिलेटेड स्पीसीज। सो हम लोगों ने बोला था ग्रुप ऑफ स्पीसीज की बजाय आप बोलिए इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मैं बोल दूं कि ट्यूबरोसम एक स्पीसीज है, ट्यूबरोसम एक स्पीसीज है, और इंडिका भी एक स्पीसीज है, पर ये दोनों स्पीसीज को ग्रुप करके हम जीनस नहीं बना सकते बिकॉज ये दोनों रिलेटेड स्पीसीज नहीं है। लेकिन ट्यूबरोसम के साथ अगर हम लोग मेलेंजीना लें, तो मेलेंजीना और ट्यूबरोसम एक कॉमन एक रिलेटेड स्पीसीज हैं जो कॉमन जीनस को बिलोंग करती हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था सोलेनम का। सो सोलेनम एक जीनस है, और जिसमें 3 तरीके की स्पीसीज आपको मिल रही थी। वन इज नोन एज ट्यूबरोसम, यस। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था निग्रम, और इसके अलावा पढ़ा था मेलेंजीना, और मैंने बताने की कोशिश की थी कि इन सब में क्या सिमिलरिटीज है। याद रखना, ट्यूबरोसम हो ये पोटैटो था, निग्रम मकोई था, मेलेंजीना इट वाज अ एग प्लांट। और मैंने बताया था कि इनमें बेटा कैप होती है, जो कैलिक्स होती है वो परसिस्टेंट होती है किसी के भी फ्रूट में।
सो इट वॉज गिवन इन योर एनसीईआरटी, जो मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर वीडियो में भी कोई नेट में प्रॉब्लम है तो मैंने पढ़ा रखा है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने डील की थी फैमिलीज, और हमने बताया था कि फैमिली इज अगेन इट इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन और द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ जीनस। सो हम लोगों ने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए थे। जैसे हमने बोला था कि यहाँ पर हम लोग प्लांट की फैमिली और एनिमल की फैमिलीज पढ़ेंगे। सो प्लांट की फैमिलीज पढ़ते वक्त हमने कुछ रूल लगाए थे, प्लांट फैमिलीज कैसे पढ़ेंगे, और एनिमल की फैमिलीज पढ़ते वक्त हमने कुछ रूल लगाए थे और वो उनको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। प्लांट फैमिलीज को पढ़ते वक्त हम लोगों को बताया गया था कि प्लांट फैमिलीज में हम बेसिकली दो तरीके के कैरेक्टर डील करते हैं। वन इज नोन एज वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरे हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में, वेजिटेटिव कैरेक्टर में हम लोग देखते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ, और यहाँ पर है हमारे पास फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। सो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद आनी चाहिए फ्लावर, फ्रूट और सीड से। फिर हमने इनका एक डिटेल इनका एक्सप्लेनेशन लिया था। उस डिटेल एक्सप्लेनेशन से शायद कुछ आपको याद आ जाए, तब हम लोग फैमिली के बाद वाला टॉपिक शुरू करते हैं, ऑर्डर। तो चलिए हम लोग ऐसे देखते हैं, जल्दी से ध्यान दीजिए। हमारे पास एक स्पीसीज थी ट्यूबरोसम, ये फाइनल है, फाइनल कॉल है, आप समझ जाना आप लोग। एक थी मेलनजीना और एक थी निग्रम। इन तीनों की तीनों स्पीसीज को हम लोगों ने कॉमनली एक जीनस में इंक्लूड किया था, दैट वाज द सोलेनम। यहाँ पर हमारे पास एक जीनस था सोलेनम। सोलेनम से मिलता जुलता जीनस हमारे पास था पेट्यूनिया, आपको याद होगा पेट्यूनिया, और बेटा पेट्यूनिया, और इसके अलावा हमारे पास था धतूरा। तो धतूरा, पेट्यूनिया, ये तीन अलग अलग जीनस हैं, जिसमें सोलेनम की अपनी ये तीन अलग स्पीसीज हैं। इन पेट्यूनिया, सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा, ये तीनों एक फैमिली को बिलोंग करते थे, एंड दिस फैमिली इज नोन एज सोलेनेसी। आप याद रखिए, फैमिली लेवल पर आप जब बात करेंगे तो फैमिली सोलेनेसी में तीन जीनस, पेट्यूनिया, वैसे और भी जीनस हैं। हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि फैमिली इज सोलेनेसी, इट इज अ फैमिली, और इस फैमिली में देयर आर सो मैनी डिफरेंट जेनस, और उन जेनस में हर जेनस की अपनी अपनी स्पीसीज, जिनमें से हमने केवल सोलेनम की स्पीसीज को दोहराने की कोशिश की। यू गॉट इट? तो ये हमारे पास एक फैमिली हो गई सोलेनेसी। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने एनिमल फैमिलीज के बारे में भी बात की थी। एनिमल की फैमिलीज में ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बजाय हम लोग उनके मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देखते थे। सो अब अगर आप लोग को याद हो तो मैंने यहाँ पर आपको तीन स्पीसीज बताई थी। इट वॉज द लियो, दैट इज लायन। एक और स्पीसीज थी, दैट वॉज नोन एज टिग्रिस। इसके अलावा एक और स्पीसीज थी, दैट वॉज नोन एज पार्डस। इन तीनों स्पीसीज को हम लोगों ने एक जीनस के साथ इंक्लूड किया था, इट वाज नोन एज पैंथेरा। सो पैंथेरा, लियो पैंथेरा, टिग्रिस पैंथेरा, पार्डस, इसका मतलब जीनस एक है, स्पीसीज यहाँ पर तीन है। पैंथेरा से मिलती जुलते हमारे पास एक और जीनस था, दैट वाज नोन एज फेलिस। अगर आप लोग याद रखो तो फेलिस वाला जो जीनस था, इसमें आती थी कैट, तो आप इसको बताने के लिए यहाँ पर केवल लिख सकते हैं कैट, ताकि आपके पास डाटा तैयार रहे। फिर हमने बोला था पैंथेरा और फेलिस दोनों मिलकर के एक फैमिली बना सकती हैं, एंड दैट इज नोन एज फैलिडी। अगर आपको याद है, फैलिडी वो फैमिली है जो बिल्ली की भी फैमिली है, टाइगर, लायन और लेपर्ड की भी फैमिली है। अब मैंने अपना लेक्चर यहाँ पर रोका था कि जैसे फैलिडी एक फैमिली है, वैसे एक कैनिडी भी फैमिली है। कैनिडी वो फैमिली है जिनमें कैनाइंस बहुत बड़े होते हैं और वो कार्निवोरस होते हैं। तो कार्निवोरस तो फैलिडी भी होते हैं, इनके भी कैनाइन कम बड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी कैनिडी फैमिली में हम लोग इंक्लूड करते हैं डॉग को। सो इतना इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी का। देयर आर सो मेनी, देयर आर 17 और 18 लाख स्पीसीज। अगर मैं लिखने लगूं तो मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। इसलिए हम उन टॉपिक को अपने हाथ में रखने वाले हैं जो हमारे लिए एनसीईआरटी में दिए गए। सो सी दिस इज अ कंपैरेटिव स्टडी कि फैमिली सोलेनेसी में
ये प्लांट जीनस लेवल पर डिफरेंट है, स्पीसीज लेवल पर डिफरेंट है। अगर स्पीसीज लेवल पर डिफरेंट है तो जीनस लेवल पे एक हो गए। अब अलग अलग जीनस बेटा फैमिली लेवल पर एक हो गए। आगे की कहानी आज हम लोग शुरू करते हैं, एंड दैट विल बी द ऑर्डर। अब हम लोग का आज ये जो कल का हमारा ब्लर पोजीशन था, जिसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ आई थी कि सर डाटा चला गया था और हमें समझ में नहीं आया, उस पोर्शन को खत्म करने के बाद आज हम लोग एक नए ग्रुप और एक नए टेक्सा की तरफ चलते हैं, एंड दैट टेक्सा इज नोन एज ऑर्डर। एनसीईआरटी ने बड़ी खूबसूरत बात करी, आप जरा इस बात को सोचने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इसे सोचने की कोशिश करिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीसीज, आप एक चीज याद रखिए, स्पीसीज इज वेरी मच स्पेसिफिक। ये शब्द ही स्पेसिफिक चीजों से मिलके बना है। When the term species is taken, it is taken from specific. When we talk about the species, we talk about the specific organism. Let's suppose I am talking for the Homo sapiens, that is sapiens. ये sapiens नाम के स्पीसीज हमने जब भी डिस्कस की, हमें मालूम है हम बहुत स्पेसिफिक रूप से मॉडर्न मैन के बारे में बात कर रहे हैं। We are talking about the modern man. We are so much specific. अब मुझे कोई डाउट नहीं, जो मॉडर्न मैन दुनिया में हम लोग हैं वो हैं बड़े स्पेसिफिक। लेकिन जैसे ही स्पीसीज से हम जेनस की तरफ गए, हम लेस स्पेसिफिक हो गए। ये अजीब बात है। लेस स्पेसिफिक क्यों हो गए? क्योंकि अगर मैं मॉडर्न मैन का जेनस आपके सामने डिस्कस करूं, देन दिस जेनस इज नोन एज होमो। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि होमो सैपियंस के साथ भी जाता है, लेकिन होमो इरेक्टस के साथ भी जाता है। ये आदि मानव, होमो इरेक्टस ये हमारा आदि मानव है। होमो हैबिलिस के साथ भी जाता है, होमो हैबिलिस। देखिए मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखेंगे आप, जब मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूं तो आई एम वेरी मच स्पेसिफिक, वेरी मच स्पेसिफिक। मुझे मालूम है पर्टिकुलर ह्यूमन की बात चल रही, लेकिन जैसे मैंने जीनस की बात करी तो दो लोग और आके खड़े हो गए। होमो इरेक्टस भी बोला हम भी आपके भाई, होमो हैबिलिस भी बोला हम भी आपके भाई। अगर आप होमो की बात करते हैं, इसका मतलब आदि मानव भी आपके साथ आपकी प्लेस शेयर करता है। ओके, नाउ अब आप जीनस के ऊपर जैसे बड़े और आप चलने लगे फैमिली, नाउ फैमिली बिकम लेस स्पेसिफिक, इवन द लेस स्पेसिफिक देन जीनस। फैमिली और लेस स्पेसिफिक हो गई। मोस्ट स्पेसिफिक इज स्पीसीज, उससे लेस स्पेसिफिक इज जीनस, उससे लेस स्पेसिफिक इज फैमिली। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हमारी फैमिली का नाम है होमिनोइडी। अब इस होमिनोइडी फैमिली में नो डाउट होमोजीनस आता है, साथ में सैपियंस स्पीसीज आती है, लेकिन इस होमिनिडी फैमिली में आपको मिल गए एप्स। अगर जैसे ही एप्स की बात की तो आपने बोला सर गोरिल्ला, चिंपैंजी, और ये सब आपके साथ आ गए। गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे लोग आपके साथ खड़े हो गए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फैमिली, तो हमने कहा भाई हम लोग और जनरल कैरेक्टर डिस्कस करने लगे। जैसे ही मैंने बोला होमिनिडी, बताइए मेरे बगल में अब कौन आके खड़ा हुआ? आदि मानव के साथ साथ गोरिल्ला चिंपैंजी भी खड़े हो गए। इसका मतलब मैं अब अपने कॉमन कैरेक्टर एक लोगों के साथ डील कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत आई बिकम लेस स्पेसिफिक। व्हाट आई मीन टू से, जैसे जैसे आप हायर ग्रुप की तरफ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा, जैसे जैसे हायर ग्रुप की तरफ जाएंगे डिससिमिलरिटीज इंक्रीज होने लगेंगी। डिससिमिलरिटी दे गेट इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप हायर टेक्सा की तरफ जाने लगेंगे, डिससिमिलरिटीज इंक्रीज होने लगेंगी और सिमिलरिटीज गेट डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे सिमिलरिटीज कम होने लगेंगी, सिमिलरिटीज गेट डिक्रीजेस। तो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटीज डिक्रीज करने लगेंगी कब? जब हम हायर टेक्सा की तरफ जाने लगते हैं। तो एनसीईआरटी ने एक इतना ब्यूटीफुल शब्द लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ूंगा भी, आप बुक भी पढ़िएगा, कि फैमिली तक तो सिमिलरिटीज हैं, काफी सिमिलरिटीज हैं, ऑल्दो
डिक्रीज होती हुई सिमिलरिटीज हैं, लेकिन काफी ऐसी सिमिलरिटीज हैं जिन पे हम बात कर पा रहे हैं। वेजिटेटिव सिमिलरिटीज हैं, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज हैं, लेकिन फैमिली के बाद सिमिलरिटीज बहुत कम हो रही हैं लोगों में और डिससिमिलरिटीज बहुत बढ़ रही हैं। इसलिए अब हम जो ग्रुप बनाएंगे वो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बजाय एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर पे बनाएंगे। ये शब्द लिखा है कि यहां पर हम एक या दो कैरेक्टर नहीं बात करेंगे, वी टॉक अबाउट द एग्रीगेट ऑफ द कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर का एग्रीगेशन डिस्कस करेंगे। सो प्लीज पहले इसे समझने की कोशिश करिएगा। इस पॉइंट पर मैं दोबारा आऊंगा आफ्टर किंगडम। मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस बात पर मैं दोबारा लौटूंगा आफ्टर किंगडम। मैं ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के साथ आपके साथ गो थ्रू होना चाह रहा हूं और एनसीईआरटी में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट ऑर्डर मीन्स, ऑर्डर का मतलब क्या है। तो आइए ऑर्डर के बारे में मैं फिर से डिस्कस करता हूं। ऑर्डर पढ़ाने के चक्कर में ही मैंने आपको यहां पर बहुत सारी चीजें बता दी। ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। और अब अगर मैं कोई बात लिखूंगा तो आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे, बिकॉज ऑर्डर ऑलवेज डिस्कस विथ। अगर आप एनसीईआरटी लेकर के बैठे हैं तो ये लाइन अंडरलाइन करिएगा। ऑर्डर और ऑलवेज डिस्कस्ड विथ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑर्डर तक आते आते डिससिमिलरिटीज गेट इंक्रीजेस, बिकॉज अप टू ऑर्डर डिससिमिलरिटीज they get increases। डिससिमिलरिटीज बहुत बढ़ गई हैं एंड सिमिलरिटीज गेट डिक्रीजेस। सिमिलरिटीज डिक्रीज हो गई हैं। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमारी फैमिली है होमिनिडी और होमिनिडी में हम गोरिल्ला के साथ खड़े हैं। अब बताओ हमारी गोरिल्ला के साथ सिमिलरिटीज ज्यादा है कि डिससिमिलरिटीज? डिससिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। और अगर थोड़ा ऊपर और चले और ऑर्डर में चले गए तो देखना कितनी डिससिमिलरिटीज बढ़ेंगी। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। उन्होंने बोला चलिए अब हम लोग ऑर्डर की बात डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने दो फैमिली बात की थी, ये दोनों डिफरेंट फैमिली थी। वन वॉज द फैलिडी, अनदर वॉज द कैनिडी। अगर आप ये दोनों फैमिली जानते हैं तो आप मुझे बताइए कि फैलिडी फैमिली में क्या क्या आपको पढ़ने को मिल सकता है। सर टाइगर मिल सकता है, सर लॉयन मिल सकता है, सर लेपर्ड मिल सकता है और सर इसमें कैट भी मिल सकती है। अब आप कहेंगे कैट, ये तो नहीं पढ़ाया था। यस, फैलिस नाम का जीनस अभी फैलिडी में था, इसलिए कैट, टाइगर, लायन, लेपर्ड सब फैमिलिडी में है। अब जब मैं कैनेडी की बात करूंगा तो बोलोगे सर यहां तो डॉग मिल सकता है। मैंने कहा ठीक है, अब बताइए फैलिडी और कैनेडी दे आर द सेम फैमिलीज और डिफरेंट फैमिलीज? डिफरेंट फैमिली। कैनेडी एक अलग फैमिली है, फैलिडी एक अलग फैमिली है, लेकिन इन दोनों में किस बात की सिमिलरिटी है? दोनों कार्निवोरस हैं, दोनों फ्लैश ईटिंग है, यानी फैलिडी का हर मेंबर मांसाहारी है, कैनेडी का भी हर मेंबर मांसाहारी है। और अगर मांसाहारी होने की वजह से हमने इनका एक फाइलम क्रिएट किया, इनका हमने एक ऑर्डर क्रिएट किया एंड दैट ऑर्डर इज नोन एज कार्निवोरा। अगर मैं बोलूं कार्निवोरा का मतलब क्या है? मांसाहारी ऑर्डर। कार्निवोरा अगर हम बात बोलें तो कार्निवोरा में अब कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीते, लेपर्ड ये सब एक साथ आ गए। क्या ब्यूटीफुल बात आई। अब बताओ कार्निवोरा एक ऑर्डर है और इस कार्निवोरा ऑर्डर में आपसे बोला जाए डॉग और टाइगर एक ही बात है तो आप थप्पड़ मार सकते हो लोगों को कि अच्छा सर कुत्ता और शेर एक ही बात है। यस, कुत्ता और शेर एक ही बात है। स्पीसीज लेवल पर नहीं, स्पीसीज लेवल पर कुत्ता और शेर एक ही बात नहीं है, जीनस लेवल पर नहीं है, फैमिली लेवल पर नहीं है, किस लेवल पर है? ऑर्डर लेवल पर। इसका मतलब ऑर्डर लेवल पर आते आते इनमें सिमिलरिटीज बढ़ रही हैं कि डिससिमिलरिटीज? डिससिमिलरिटी। इसलिए यहां पर हम
एक करेक्टर की बात करेंगे कि एग्रीगेट ऑफ करेक्टर, एग्रीगेट ऑफ करेक्टर, एंड द एग्रीगेट ऑफ करेक्टर आर द कार्निवोरस कंडीशंस, एंड दैट्स व्हाई दे आर टेकन इन कार्निवोरा, दैट्स व्हाई दे आर टेकन इन कार्निवोरा। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हो तो फिर मैं एक कोशिश और करता हूं, चलिए मेरे साथ आइए। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, फैमिली रिलेटेड फैमिली को एक साथ किया गया। अब यहां पर हम लोग एक करेक्टर की बजाय एग्रीगेट ऑफ करेक्टर ले रहे हैं, और बताइए स्पेसिफिक करेक्टर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। जनरल करेक्टर बढ़ रहे हैं, और जनरल करेक्टर बढ़ रहे हैं इसका मतलब है हम लोग जनरल बातें ज्यादा कर रहे हैं। नाउ डिससिमिलरिटीज बढ़ रही हैं, डिससिमिलरिटीज बढ़ रही हैं, सिमिलरिटीज कम हो रही हैं। तो डिससिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज कम हो रही हैं। इसके बाद हम लोगों ने आपके सामने एग्जांपल दिया फेलिडी का, और हमने आपको कैनेडी का दिया, और फेलिडी और कैनेडी दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा, एंड दैट ऑर्डर वाज नोन एज कार्निवोरा। नाउ अगर एनिमल में आप ये समझ पाए हो तो प्लांट में समझने में टाइम नहीं लगने वाला। चलिए, अगर आपको याद हो फैमिली का नाम था सोलेनेसी। थोड़ा टाइम जरूर लगता है, अगर आप इन चीजों को बार बार लिखेंगे। आपको लगेगा सर बार बार लिखते हैं क्यों? अगर आप इन चीजों को बार बार लिखोगे तो मैसेज बार बार ब्रेन से जाएगा, और ब्रेन से मैसेज जाएगा तो बहुत चीजें आराम से याद रहेंगी। देखिए कैसे, सोलेनेसी अगर आप यूज भूले नहीं हो तो इसका जेनस था सोलेनम, और अगर सोलेनम इसका जेनस था, साथ में से यहाँ पर था पेट्यूनिया, अगर आप लोग भूले नहीं हो एक और जेनस था, यहाँ पर था धतूरा, अगर आप लोग भूले नहीं हो तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद सोलेनम की स्पीसीज आपको याद है, वन वॉज ट्यूबेरोसम, मेलनजीना, और इसके अलावा आपके पास एक और फैमिली, सॉरी एक और स्पीसीज दैट वाज द निग्रम। यानी तुमने जहां मकोई रखी है, जहां पर आपने बैगन रखा है, जहां पर आपने आलू रखा है, वहीं पर जीनस के लेवल पर आप अलग अलग हैं, लेकिन इस फैमिली के लेवल पर आप एक जैसे। अब सोलेनेसी फैमिली के साथ साथ आप एक और फैमिली का नाम लेते हो, इट इज नोन एज कॉर्नवोल्वुलेसी। अच्छा, ये फैमिली एनसीईआरटी ने क्यों लिखी? कई बार मैं सोचता हूं कि यही फैमिली क्यों लिखी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं है। कितने लोग जानते हैं शकरकंद? बहुत सारे लोग जानते होंगे। आपको मालूम है इट इज नोन एज स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो ये तो मैंने जनरल टर्म में लिख दिया स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की फैमिली है कॉर्नवोल्वुलेसी, और स्वीट पोटैटो की जो फैमिली है इसमें इसका जीनस है आइपोमोइया, 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 और इसकी स्पीसीज है बटाटा, आइपोमोइया बटाटा। सॉरी, वंस मोर, इट इज नोन एज आइपोमोइया एंड बटाटा। अब अगर मैं बोलूं कि बताओ आइपोमोइया में बटाटा क्या है, इट इज स्पीसीज, आइपोमोइया क्या है, जीनस, और याद रखना इसकी फैमिली कौन सी है, कॉर्नवोल्वुलेसी। तो जहां पर आलू है वहां पर शकरकंद नहीं आ सकता अगर मैं स्पीसीज लेवल की बात करूं। जहां पर आलू है वहां पर शकरकंद नहीं आ सकता जब मैं जीनस की लेवल की बात करूं। जहां पर आलू है वहां पर शकरकंद नहीं आ सकता जब तक मैं फैमिली लेवल की बात करूं। लेकिन बच्चों, अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूं, एंड देयर ऑर्डर इज गिवन इज पॉलीमोनियल्स, इनके ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। आप बताइए, पॉलीमोनियल्स नाम के ऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो जहां आलू है वहीं पर शकरकंद है। स्पीसीज लेवल पर दे आर डिफरेंट, जीनस लेवल पर दे आर डिफरेंट, एंड द फैमिली लेवल पर दे आर डिफरेंट, बट द ऑर्डर लेवल पर दे हैव द पॉलीमोनियल्स ऑर्डर। और ये सारे डाटा ऐसे डाटा हैं जो मैं आपसे कहता हूं कि एनसीईआरटी में दिए गए। वैसे तो पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ये चाहता हूं कि आप एनसीईआरटी का कोई भी डाटा किसी भी तरीके से भूलें नहीं, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी के पॉलीमोनियल्स नाम के ऑर्डर में सोलेनेसी हैं, कॉर्नवोल्वुलेसी हैं, जिनमें से अपने अलग अलग जेनस और अलग अलग फैमिली के साथ ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। सो इतना पढ़ लेने के बाद आपके हत्थे क्या लगा? हत्थे ये लगा कि ऑर्डर इज नथिंग, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ फैमिली, नो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली,
with the aggregates of characters। अगर आप इतना सीख गए तो मेरा काम बन जाएगा। और दो बातें, जैसे जैसे ऑर्डर में जाओगे सिमिलरिटीज कम होंगी, डिसिमिलरिटीज बढ़ेंगी। और ये बात मैं तीन बार प्रूव कर चुका हूं, एक बार होमो सेपियंस के साथ, एक बार फैलेडी और कैनेडी के साथ, और एक बार कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी के साथ। ओके, नाउ देयर इज वन मोर टैक्सा, इट इज नोन एज क्लास। अगर ऑर्डर तक आते आते डिसिमिलरिटीज बढ़ चुकी हैं तो आपका बताइए क्लास तक पहुंचने पर आपका क्या आइडिया है? क्लास पर डिसिमिलरिटीज और बड़ी हैं तो याद रखना क्लास आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। मन तो मेरा करता है बार बार वही चीजें लिखने का, लेकिन आप बोर हो जाते हैं, आपको लगता है सर बार बार वही चीजें नहीं लिखनी चाहिए, इसलिए जितना मैं मिनिमम कर सकता हूं मैं देख सकता हूं। चलिए, आपने एक ऑर्डर का नाम लिया था कार्निवोरा, इतना तो आपको याद ही होगा, अभी अभी मैंने पढ़ाया कार्निवोरा एक ऑर्डर है। अच्छा, कार्निवोरा ऑर्डर की कम से कम ऑर्गेनिज्म तो मेरे साथ लिख ही सकते हैं। कार्निवोरा ऑर्डर बोल रहा हूं मैं, स्पीसीज नहीं बोल रहा हूं। चलिए, कार्निवोरा ऑर्डर में फेलिस जीनस आता है तो कैट तो सर होगा। कार्निवोरा ऑर्डर में पैंथेरा वाला जीनस भी आता है, इसका मतलब यहां पर टाइगर भी होगा, लॉयन भी होगा और लेपर्ड भी होगा सर, बिल्कुल होगा। अच्छा, कार्निवोरा में फेलिडी फैमिली भी आती थी, कैनेडी फैमिली भी आती थी। कैनेडी फैमिली में डॉग था, तो आपको मालूम है डॉग भी आता है। तो अगर मैं कार्निवोरा में बोलूं तो कौन कौन आएगा? कैट, टाइगर, लायन, लेपर्ड, डॉग। अच्छा, इसी समय मैं आपके सामने एक और ऑर्डर लिखता हूं, इट इज नोन एज प्राइमेट्स। नो डाउट मैंने अभी डिटेल में प्राइमेट पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं प्राइमेट। प्राइमेट आर द ऑर्गेनिज्म, प्राइमेट आर द ऑर्गेनिज्म विथ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इतना आपको याद रखना, दे हैव द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहां पर प्राइमेट में आपको, प्राइमेट नाम के ऑर्डर में आपको 3 लोग मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा मंकी, एक मिल जाएगा एप और एक मिल जाएगा ह्यूमन। मंकी, एप एंड ह्यूमन, इन सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। अब आप बताइए क्या कैट को ह्यूमन के साथ रिलेट कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। लेकिन जादू देखिए, जब कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों में एक कैरेक्टर कॉमन पाया गया, एंड दैट वाज अ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड का मतलब है ये अपने बच्चों को मिल्क पिलाते हैं बाय द ग्लैंड नोन एज मैमरी ग्लैंड। तो हमें पता चला कि कैट में भी मेमोरी ग्लैंड है, टाइगर में भी मेमोरी ग्लैंड है, डॉग में भी मेमोरी ग्लैंड है, मंकी में भी मेमोरी ग्लैंड है, एप में भी मेमोरी ग्लैंड है, ह्यूमन में भी मेमोरी ग्लैंड है। माय गुडनेस, they are having one or the group of character, one character common, that is known as mammary gland। और इस मेमोरी ग्लैंड की वजह से हमने इनके क्लास का नाम रख दिया मैमल। और अगर आपको याद रहे व्हाट इज मैमल, मैमल इज द क्लास ऑफ एनिमल, मैमल इज द क्लास ऑफ एनिमल विद द मेमोरी ग्लैंड। और अब देखिए, मैमल कहते ही हम बोल सकते हैं कि बंदर और लॉयन एक ही बात है। हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन एंड कैट एक ही बात है। ह्यूमन और कैट एक ही बात कब बोल सकते हैं? जब हम स्पीसीज में बात करें, नहीं, जीनस में नहीं, फैमिली में नहीं, ऑर्डर में नहीं, फिर किस में? क्लास में। तो हम बोले बिल्ली और ह्यूमन एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कब? क्लास में। ऑर्डर में नहीं, जीनस में नहीं। तब आपको लगेगा माय गुडनेस, क्लास में तो और कैरेक्टर क्या हो गए? कम। इसका मतलब कॉमन कैरेक्टर क्या हो गए? कम। डिसिमिलरिटीज क्या हो गई? कम। डिसिमिलरिटीज सॉरी हो गई ज्यादा, सिमिलरिटीज क्या हो गई? कम। तो जैसे जैसे आप लोग हायर ग्रुप में बढ़ते गए, क्या बढ़ता जाएगा? डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी। और आपके सामने इनसे बेहतर एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकते। और शायद इन्होंने एक ही एग्जाम्पल लिया है क्लास मैमल का, तो मैं वैसे भी आपके दिमाग में ज़्यादा रखना नहीं चाहता हूँ और आपको मैं आगे बढ़ता देना चाहता हूँ। तो ठीक है, क्लास के बाद हमारे पास 2 छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए हम लोग इन बातों को भी कोशिश करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइलम टर्म इज गिवन फॉर द एनिमल, ये एनिमल के लिए अप्लीकेबल है, एंड द डिवीजन टर्म इज गिवन फॉर द प्लांट, ये प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, नाउ हियर इज द टू डेफिनेशन। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, इन प्लांट, प्लांट में रिलेटेड क्लास के ग्रुप का नाम, यस इट इज डिवीजन, एंड द सेम ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इन एनिमल, एनिमल में रिलेटेड क्लास, इट इज नोन एज फाइलम। तो जो चीज डिवीजन है प्लांट के लिए, वही चीज फाइलम है एनिमल के लिए। सो वी डू नॉट हैव मच स्कोप्स, और हमारी बुक में भी ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप जादू देखिएगा, अगर आप जादू पकड़ पाए तो मजा आ जाएगा आपको। तो चलो, फाइलम एंड डिवीजन दोनों एक ही टर्म है, लेकिन फाइलम एनिमल के लिए यूज होगा, डिवीजन प्लांट के लिए यूज होगा, एंड बोथ आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। रिलेटेड क्लास हियर, रिलेटेड क्लास हियर। रिलेटेड क्लास जब प्लांट की बात की जाएगी इट इज डिवीजन, और जब रिलेटेड क्लास फाइलम की बात की जाएगी इट इज नथिंग, इट इज फाइलम। अरे चलिए, अब आपको फिर से वही काम कराता हूं जिसमें आप बोर हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास एक क्लास था दैट वाज मैमल, और अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप मैमल में क्या क्या लिख देंगे, कम से कम एनसीईआरटी की तो बातें लिख ही देंगे। चलिए, मैमल में हम लोग एक ऑर्डर लिखेंगे, एक ऑर्डर लिखेंगे कार्निवोरा। तो कार्निवोरा ऑर्डर में हम क्या क्या ले सकते हैं? डॉग ले सकते हैं सर, कैट ले सकते हैं सर, इसके साथ सर टाइगर ले सकते हैं, इसके अलावा सर लॉयन ले सकते हैं, और सर लेपर्ड ले सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। इसका मतलब है कि अगर आप मैमल में बात करने गए तो आप एक ऑर्डर तो कार्निवोरा ले सकते हैं, दूसरा ऑर्डर कम से कम प्राइमेटा तो ले ही सकते हैं। और प्राइमेटा में आप क्या ले सकते हैं सर? मंकी ले सकते हैं सर, थैंक यू वेरी मच, एप ले सकते हैं सर, ह्यूमन ले सकते हैं। माय गुडनेस, इसका मतलब अगर मैं मैमल कह दूं तो सब एक ही बात है, डॉग, कैट, टाइगर, लायन, लेपर्ड, मंकी, एप, ह्यूमन। यस, अच्छा, तो मैमल एक क्लास है, मैमल एक क्लास है या फिर सुपर क्लास है, आप जो कुछ भी बोल दीजिए, क्लास। अब इस क्लास से रिलेटेड कुछ बातें मैं बताता हूं। एक आपके सामने क्लास आ रही है बेटा बर्ड्स, माय गुडनेस, इसी को हम लोग एप्स बोलते हैं। इसी समय पर आपके सामने एक क्लास आ रही है रेप्टाइल्स, एक और आफत। इसके अलावा इसी के साथ आपके साथ आ रही है एम्फीबिया। नो डाउट सुपर क्लासेस की बातें कर रहा हूं मैं, एम्फीबिया। और इसी समय पर एक क्लास आ रही फिश, माय गुडनेस। अगर अब मैं बोलूं कि सर बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबिया, फिश, ये एक बात में कॉमन है, तो आप कहोगे किस बात में कॉमन है? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, इवन द मैमल, ये एक बात में कॉमन है कि इनमें पाई जाती है नोटोकॉर्ड। यानी इनकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में या थ्रू आउट लाइफ कभी ना कभी इनमें पाई जाती है नोटोकॉर्ड। साथ में इनमें पाई जाती है नोटोकॉर्ड के अलावा डोर्सल, हॉलो, नर्वस सिस्टम। और मुझे मालूम है जो बातें मैंने लिखी हैं आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आप अपनी पीठ की तरफ हाथ डालिए और आपको ये जो रीढ़ की हड्डी दिख रही है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है,
और वही स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक गई है, एंड दैट स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज नथिंग बट नर्वस सिस्टम। और ये हमारी वेंट्रल पोजीशन की बजाय किस पोजीशन पर है? डॉर्सल। तो याद रखना, इन सबके पास जो नर्वस सिस्टम है डॉर्सल पोजीशन पे, इनके पास, इन सबके पास डॉर्सल नर्वस सिस्टम है, इन सबके पास जिंदगी में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड है, इन सबके पास कभी ना कभी गिल क्लेफ्ट जरूर बने, गिल क्लेफ्ट जरूर बने। जैसे आप बोलोगे सर हमारे पास तो गिल नहीं है, नो डाउट अभी नहीं है, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारे पास गिल क्लेफ्ट होते हैं। तो याद रखना, हमें मालूम है इनमें नोटोकॉर्ड कभी ना कभी रही है, तो हमने इनका नाम रख दिया कॉर्डेटा। अब जब हमने इनका नाम कॉर्डेटा रखा तो बोला गया कॉर्डेटा इज नथिंग बट इट इज अ फाइलम। तो फाइलम कॉर्डेटा की जब बात करूंगा तो आपको अजीब हंसी आएगी कि ह्यूमन के साथ कौन स्पेस शेयर कर रहा है? ह्यूमन के साथ फिश स्पेस शेयर कर रही है। मछली कह रही है कि मैं भी आपकी बहन, ह्यूमन के बगल में आके कह रही मैं भी आपकी बहन, मैं भी आप ही जैसी, मैं भी एक ही कॉमन ग्रुप में। आपको अजीब लगेगा, लेकिन वो मछली जो स्पीसीज लेवल पर बहुत दूर दिखती है, जीनस लेवल पर भी दूर दिखती है, फैमिली लेवल पर भी दूर दिखती है, ऑर्डर लेवल पर भी दूर दिखती है, क्लास लेवल पर भी दूर दिखती है, वही फिश ह्यूमन के बगल में आके खड़ी हो जाती है अगर हम किसकी बात करें? फाइलम। और इनका फाइलम है कॉर्डेटा। और आपको लग रहा होगा जो ये चीजें मैंने लिखी हैं इस एनसीईआरटी के ग्रुप में, इस वाले पेज में नहीं लिखी होंगी, तो मैं कह रहा हूं दोबारा देखिए, इट इज रिटन देयर कि वहां पर उन्होंने कॉर्डेटा के मेंबर के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताया है। एंड दिस इज हाउ वी गो विद द फाइलम। और इस तरीके से हम लोग फाइलम तक पहुंचते हैं और हम पाते हैं कि फाइलम तक पहुंचते पहुंचते सिमिलरिटीज कम होती जा रही हैं, डिससिमिलरिटीज बढ़ती जा रही हैं। और आगे और लास्ट चीज है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और उस आखिरी चीज का नाम है किंगडम। किंगडम के बाद भी बेटा ग्रुपिंग है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट एंड द फाइनल इट इज अ किंगडम। It is largest taxa, largest obligate taxa। आगे चल के मैं आपको किंगडम के प्रकार पढ़ाऊंगा। खैर लीनियस के किंगडम के हिसाब से, या फिर मैं विटेकर के किंगडम के हिसाब से बता दूं, विटेकर के किंगडम बेटर है। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, चौथा किंगडम है प्लांटी और द प्लांट, एंड पांचवा किंगडम है एनिमैलिया, दैट इज एनिमल। विटेकर साहब ने पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया। और भाई अगर तुम किंगडम एनिमल की बात करते हो, ओके एक्सक्यूज मी, हो सकता है आपको बहुत बुरा लगे, तो इस किंगडम एनिमल में क्लास मैमल, सॉरी फाइलम कॉर्डेटा आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉर्डेटा नाम का किंगडम आ सकता है। और कॉर्डेटा में अब कौन कौन आ सकता है वो आप खुद डिसाइड कर लो। इस कॉर्डेटा में आ सकते हैं फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, लेकिन मैं कह दूं इस किंगडम में और भी फाइलम है। चलिए मेरे साथ बात करिए। वन इज स्पोरीफेरा, आगे आप जानते हो सीलेंट्रेटा, इसके आगे आप जानते हो इट इज स्टीनोफोरा। मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी, आपके पास लिखने के लिए कम नहीं पड़ेगा। प्लेटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज। अगर किसी को लग रहा है कि सर जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, दोबारा पढ़ाऊंगा मैं, आप परेशान मत होइएगा। एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा,
मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा ये है ही, इवन हेमिकॉर्डेटा भी छूट जाता है। और अगर मैं किंगडम की बात करने लगूं तो आपको यकीन नहीं होगा, ह्यूमन के साथ हाइड्रा भी स्पेस शेयर कर रहा है। हाइड्रा कहेगा ह्यूमन से हम भाई भाई, आपको और बुरा लगेगा, हाइड्रा की बजाय इंसेक्ट भी, कोई भी इंसेक्ट कहेगा हम भी आप ही जैसे हैं, बिकॉज इंसेक्ट बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा। और अब आपको लगेगा भाई साहब ह्यूमन के साथ एक कीड़ा मकोड़ा भी कह रहा हम एक ही ग्रुप के हैं, तब आपको लगेगा ये केवल पॉसिबल कब हुआ, जब हम किंगडम में गए। इसका मतलब किंगडम तक पहुंचते पहुंचते इंसेक्ट और ह्यूमन की सिमिलरिटी ज्यादा है कि डिसिमिलरिटीज ज्यादा है? डिसिमिलरिटीज ज्यादा। ओके, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को लग रहा है कि कुछ और वे तलाशते हैं। चलिए इसको समराइज करते हैं और समराइज करने के बाद इसे हटाते हैं। अब आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा अपने ऑब्लिगेट जो टैक्सा है, दैट ऑब्लिगेट टैक्सा इज नोन एज किंगडम। अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो आपको बहुत परेशान करेंगे, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, फिर से लिख देता हूं, कई बार लिख चुका हूं, और आप इसको कहीं ना कहीं अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा खुद। स्पीसीज के बाद जेनस, जेनस के बाद यस फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, और फाइलम के बाद किंगडम। चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, बस क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाकी जो पढ़ाया मैंने बकवास कर दी। अब ध्यान से लिखो, एक दो एरो लगाएंगे आप ऐसे, ठीक, और यहां लिखेंगे ऑन गोइंग अपवर्ड फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, इंक्रीजमेंट का ये साइन है, तो यहां लिख देंगे डिसिमिलैरिटी। डिसिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होने लगेंगी, और यहां लिखेंगे सिमिलैरिटी। यानी जैसे जैसे स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, ऑर्गेनिज्म में डिसिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, उनमें अलग अलग होने की क्षमता बढ़ती, अलग अलग दिखने लगेंगी, समान बातें बढ़ने, असमान बातें बढ़ने लगेंगी, समान बातें कम होने लगेंगी। जब ये एरो हो जाए तब इसके बाद दूसरा एरो उसी के बगल में लगाना। यस, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे या फिर ऊपर की तरफ चलेंगे, डिसिमिलरिटीज बढ़ेंगी, सिमिलरिटीज कम होंगी। ओके, अब याद रखना, जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे और स्पेसिफिक कैरेक्टर घटेंगे। और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया। अब कैसे पूछा गया, ध्यान सुनो। स्पीसीज इज मोर स्पेसिफिक, स्पीसीज में जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर आपने तो नीचे लगाया, ये नीचे केवल डिसेंड मैंने लगाया, डिसेंड करेंगे तो स्पेसिफिक कैरेक्टर नीचे की तरफ, आपकी तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। या फिर इस एरो को हटाओ, मेरे को लगता है इससे आप कंफ्यूज हो गए, पहले इसको समझ लो, पहले एक को समझो। चलिए, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, क्या बढ़ेगी, डिसिमिलरिटीज। स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, क्या घटेगी, सिमिलरिटीज। अब आप देखना, ये एरो बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे वो एरो लग रहा था। मैं कहूंगा नीचे आने पर सिमिलरिटीज बढ़ेंगी, और आपको एरो कैसा लग रहा, उल्टा। ये एरो उल्टा नहीं है। फिर से देखो, यही तो मैं कंफ्यूज कर देता हूं बच्चों को।
ये जो बातें लिखी गई हैं ये ट्रेंड्स लिखे गए हैं, ट्रेंड्स लिखे गए हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इसको आधा आधा की बजाय फुल लिख दूं। अगर आप ऐसे सीखते हो तो आपको पता नहीं क्यों सही लगने लगता है। चलो अब बताओ, अब शायद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बताइए, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर क्या बढ़ेंगी? डिसिमिलरिटी। हाँ सर, मजा आ गया, अब तो सही लग रहा है, अब कोई गलत बात नहीं लग रही, अब तो सही एरो लग रहा। जबकि एरो वही था जो मैंने पहले बनाया था, एरो बिल्कुल ऐसा ही बना था, बस आधा बना हुआ था और कुछ नहीं था। अभी भी वही एरो है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक साथ पूरा बना दिया। अब आपको लग रहा नहीं, अब सर सही बोल रहे। अभी देखना, अब मैं दोबारा एरो लगा रहा हूं। अब बताओ, किंगडम से स्पीसीज तक आने पर क्या बढ़ेगी? सिमिलरिटी। तो ये एरो किसका है, बढ़ने का कि घटने का? ये आपको लगेगा सर ये तो घटने का है, मैं ट्रेंड का एरो लगा रहा हूं। दिस इज द एरो, ये ट्रेंड का एरो है, यानी ऊपर से नीचे तक जाने पर। मैं यहां लिख देता हूं वरना मामला बिगाड़ दोगे, मुझे मालूम है आप लोग कुछ नहीं समझते, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं डिसिमिलरिटी इंक्रीज। अब आप बताओ, नीचे से ऊपर जाने पर डिसिमिलरिटीज इंक्रीज और ऊपर से नीचे आने पर सिमिलरिटीज। अब सिमिलरिटी लिख के नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। सिमिलरिटी इंक्रीज, जैसे मैं बोलूंगा सिमिलरिटी इंक्रीज, अब आपको एग्जैक्ट सही लगेगा। बताओ, नीचे से ऊपर जाने पर और ऊपर से नीचे आने पर। अब आप कहोगे एरो तो आपने नीचे लगाया है सर, यहां लिखा है इंक्रीज। इट इज अ ट्रेंड फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, इसीलिए मैंने लिख दिया सिमिलरिटी इंक्रीजेस। अभी कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत हो तो बता दो, अभी भी कोई दिक्कत हो मुझे बता दो कि सर नहीं समझ में आया। फिर से सुन लो, जैसे जैसे स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, अभी आप बताओ, जैसे जैसे किंगडम की तरफ जाओगे क्या इंक्रीज होंगी? डिसिमिलरिटी। और जैसे जैसे किंगडम से स्पीसीज की तरफ आओगे क्या इंक्रीज होंगी? सिमिलरिटी। अब देखो, वही कर रहा हूं जो मैंने पहले किया था। ओके, इसे काट दो और यहां लिख दो डिसिमिलरिटीज, वही कर दो और बताओ क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। वही कर रहा हूं जो पहले लिखा था, इसको यहां से यहां हटा दो और ये वाला यहां खींच के ले आओ और यहां क्या लिख दो? सिमिलरिटी इंक्रीजेस। और फिर कुछ लोगों को डकार आएगी कि अरे फिर गलत लिख दिया सर ने। मैंने गलत नहीं लिखा है, इट इज फॉर ट्रेंड, इट इज फॉर ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब फ्रॉम गोइंग स्पीसीज टू किंगडम, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी इंक्रीज कर रही है। फ्रॉम कमिंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, सिमिलरिटी इंक्रीज कर रही है। बताओ वही दोनों एरो आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। अभी वो एरो जो तुम्हें गलत लग रहे थे वो सही लगने लगे। नाउ अभी मैं यही बात करके दिखाता हूं उसमें जो मैंने पहले बात कही थी। अब आगे चलो, फ्रॉम गोइंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, फिर से ट्रेंड लिखा है मैंने, ट्रेंड, यानी आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं। जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस, जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस, यानी जनरल बातें लागू होंगी, स्पेसिफिक बातें लागू नहीं होंगी। यानी ये जनरल बात है कि कोई आदमी एनिमल जैसा, एनिमल कहना इज जनरल बात, लेकिन ह्यूमन कहना इट इज स्पेसिफिक बात। नहीं समझ में आया? जैसे मैं बोल दूं एनिमल कहना इज जनरल बात, लेकिन पोरी फेरा कहना इट इज मोर स्पेसिफिक। और अगर मैं बोलूं हाइड्रा और स्पेसिफिक, समझ रहे हो? तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे जनरल कैरेक्टर बढ़े। ओके, नाउ जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, फिर देखना एरो, स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीजेस।
यानी जैसे जैसे किंगडम से स्पीसीज की तरफ आओगे, कौन सी बातें बढ़ेंगी? स्पेसिफिक बातें। ये किस में स्पेसिफिक है कि वो 2 पैरों से चलता है और ब्रेन उसका सबसे बढ़िया? एनिमल में। नो, इट इज फॉर होमो सैपियंस। तो जैसे नीचे आएंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब देखना मैं वही कर रहा हूं, इसको यहां से काट रहा हूं और यहां लिख रहा हूं। मैंने बोला ऊपर जाने पर जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे, और यहां से मैं इसको काट रहा हूं और इसको शिफ्ट कर रहा हूं। नीचे आने पर स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। फिर बच्चा कहेगा सर आपने तो एरो नीचे का लिखा है। नो, स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। मैं लिख दे रहा हूं स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो, ये ऑल इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन है। विच इज मोर स्पेसिफिक, फैमिली और जीनस? जीनस इज मोर स्पेसिफिक। ओके, नाउ विच इज मोर जनरल? इन दोनों में विच इज मोर जनरल, फैमिली और जीनस? फैमिली। ऊपर जाने पर जनरल, नीचे आने पर स्पेसिफिक। अगर मैं पकड़ लूं जीनस, यही क्वेश्चन आया था एक्चुअली ऑल इंडिया में, जीनस इज मोर स्पेसिफिक देन, क्वेश्चन इज जीनस इज मोर स्पेसिफिक देन फैमिली एंड जीनस इज मोर जनरल देन स्पीसीज। नहीं आया? आया? नाउ मैं बोलूं जीनस इज लेस जनरल देन, लेस जनरल देन फैमिली। नीचे आने पर लेस जनरल, ऊपर जाने पर मोर जनरल, नीचे आने पर मोर स्पेसिफिक, ऊपर जाने पर लेस स्पेसिफिक। इसलिए लेस जनरल और मोर जनरल का मतलब क्या है? मोर जनरल लेस स्पेसिफिक, लेस जनरल मोर स्पेसिफिक। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिख लो, तुम लोग फिजिक्स को, बायो को भी फिजिक्स की तरह पढ़ना चाहते हो। स्पेसिफिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जनरल। और अगर अब भी नहीं आ रहा तो तुम बेवकूफ कुंद। यानी अगर मैं बोलूं मोर स्पेसिफिक इज लेस जनरल, अगर मैं बोलूं जीनस इज लेस जनरल, नो more general than species, less general than family। इसी तरीके से मैं बोलूं genus is more specific than family and less specific than species। इसका मतलब most specific is और least general is least specific is kingdom, most specific is species, most general is and least general is species। You got my point? इस क्वेश्चन को लोगों ने बड़ा हुआ बना के रखा हुआ है। बात करिएगा जनरल बातें कब बढ़ती हैं? जब बहुत जनरल लोग आ जाते हैं। स्पेसिफिक बातें कब बढ़ती हैं? जब बहुत स्पेसिफिक लोग आते हैं। और याद रखना स्पीसीज शब्द ही स्पेसिफिक से लिया गया है। कभी भूलने लगो कि सर ने क्या पढ़ाया था, कंफ्यूज हो गया, ऊपर नीचे। जब ये सब कंफ्यूज होने लगो और तुम्हें कुछ ना याद आए एग्जाम में, जब ये सब कुछ ना याद आए तो याद रखना ये शब्द अपने आप में आपको आइडिया देता है। व्हाट इज स्पीसीज? स्पेसिफिक। एंड स्पेसिफिक स्पीसीज की तरफ चलना, स्पेसिफिक हो जाना। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे स्पेसिफिक होते जाओगे, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरह जाओगे जनरल होते जाओगे। यू गॉट माई पॉइंट? अगर आपको समझ में आ गया है तो शायद इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। और अभी भी नहीं आया तो भाई एक कोशिश और, लास्ट कोशिश और कर सकता हूं। स्पीसीज शब्द को स्पेसिफिक की तरह सोचो, तो जैसे जैसे स्पीसीज की तरफ चलोगे आप क्या होगे? जनरल के स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक होना इट इज लेस जनरल होना, बिकॉज स्पेसिफिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जनरल। एंड हाउ बाय दिस हम लोगों ने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। बट यहां पर एक चार्ट दिया गया है और वो चार्ट आप सबको देखना चाहिए। चलिए हम लोग वो चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, अब आप लोग उस चार्ट पे आइए। ये लिविंग वर्ड का पॉइंट था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद एक चार्ट है और जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, देन क्लास, और इसके बाद ये ट्रेंड।
अगर ये ट्रेंड है तो मैं आपके सामने एक बार फिर से इस ट्रेंड को दिखाने की कोशिश करता हूं। यस, ये रहा ऊपर से नीचे आने पर यू गेटिंग मोर स्पेसिफिक। ओके, और लेस जनरल। नीचे से ऊपर जाने पर यू आर गेटिंग मोर जनरल। You are getting more general or less specific. ओके, अगर आप इतना समझ गए हो तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या करना है। ओके, नाउ इसके बाद एक चार्ट है और उस चार्ट में उन्होंने बताने की कोशिश की है कुछ कॉमन नेम और उनसे रिलेटेड सारे चीजें। जैसे हमारे पास कॉमन नेम में है मैन। मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। चलिए बताइए, दिस इज जीनस एंड दिस इज स्पीसीज। तो जीनस इज होमो, फैमिली इज होमिनिडी, मैंने पहले बोल दिया था, फैमिली इज होमिनिडी। Class is primate. What is the feature of primate? Sorry, order is primate. What is the feature of primate? Menstrual cycle. Menstrual cycle is the feature of primate. Okay. याद रखना, what is class? Class is mammalia. What is the feature of class mammalia? Mammary gland. Mammary gland जिसके पास है वो क्लास मेमेलिया का है। अगर मैं यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन बजाय पूछूं, बताओ मैं पूछूं व्हाट इज द क्लास ऑफ रैट? मैमल। व्हाई? रैट हैव द मेमोरी ग्लैंड। व्हाट इज द क्लास ऑफ एलिफेंट? मैमल। व्हाट इज द क्लास ऑफ कैमल? बिकॉज दे हैव मेमोरी ग्लैंड। लेकिन ये मैं जरूरी नहीं कह सकता व्हाट इज द क्लास ऑफ शीप? मैमल। लेकिन मैं क्या ऑर्डर प्राइमेटा बोल सकता हूं? नो, क्योंकि ऑर्डर उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। नाउ What is phylum? It is chordata। और आपको मालूम है यहां पर क्या लगेगा? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के अलावा डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, इसके अलावा गिल क्लेफ्ट। तो भाई मैन से रिलेटेड जो जो टॉपिक दिया गया है, ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस, जीनस इज होमो, फैमिली इज होमिनिडी, ऑर्डर इज प्राइमेटा, क्लास इज मैमेलिया, फाइलम इज कॉर्डेटा। अच्छा, अगर मैं किंगडम में जाऊं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं, व्हाट शुड बी द किंगडम? एनिमैलिया। कौन सा किंगडम होगा बेटा? एनिमल। ओके, नाउ अगेन हियर इज हाउस फ्लाई। द जूलॉजिकल नेम इज मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका मतलब डोमेस्टिक कंडीशन में, घर में रहने वाली, मस्का। जीनस इज मस्का, फैमिली इज मुसिडी, फैमिली इज मुसिडी, ऑर्डर इज डिप्टेरा। इसी ऑर्डर में मॉस्किटो भी आते हैं, याद रखिएगा। क्लास इज इंसेक्टा। इंसेक्टा का फीचर है हेक्सापोडा, पोडा, 6 लेग। इस दुनिया में जिसके पास 6 पैर हैं वो इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा का मेंबर जिसके पास 6 पैर हैं वो इंसेक्टा का। बताओ, स्पाइडर इज? नो, स्पाइडर इज नॉट इंसेक्टा, बिकॉज स्पाइडर में 8 पैर होते हैं। आप गिनिएगा तो कल को कोई करेगा क्या स्पाइडर इंसेक्ट है? दुनिया इंसेक्ट बोले, आप मत बोलिएगा, बिकॉज स्पाइडर इज नॉट इंसेक्ट। व्हाई? बिकॉज स्पाइडर हैव 8 लेग्स। अजीब बात है, आपके सामने बोल दूं बताओ इनमें से कौन इंसेक्ट नहीं है, और मैं अगर उसमें स्पाइडर दे दूंगा तो तुम स्पाइडर को इंसेक्ट मान बैठोगे, बट स्पाइडर इज नॉट इंसेक्ट। अब चलो जिन्हें इंसेक्ट बोलते हैं उनको गिनते हैं। बताओ, एंड्स इंसेक्ट, मॉस्किटो इंसेक्ट, इवन हाउस फ्लाई इंसेक्ट। तो जिनके पास भी 6 पैर हैं वो इंसेक्ट है। और आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, और इनका भी बेटा किंगडम एनिमैलिया। नाउ हियर इज द मोस्ट फेमस नेम, इट इज मैंगो।
मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें से इंडिका इज स्पीसीज, मैंगीफेरा इज जीनस, फैमिली इज एनाकार्डियेसी, ऑर्डर इज सैपिनडेल, और आपको मालूम है क्लास इज डाइकॉट। जिनके सीड में 2 कॉटिलेडन्स पाए जाएं वो कौन है? डाइकॉट। अगर मैं बोल दूं कि ग्राम चना, चना इज ग्राम का ऑर्डर, सॉरी ग्राम का क्लास, इट इज डाइकॉट। बिल्कुल सही है, पी का क्लास डाइकॉट। तो जिनके पास भी 2 कॉटिलेडन है सीड में, दैट इज डाइकोटिलेडन। और आपको मालूम है इनका डिवीजन, याद रखिएगा, इट इज अ डिवीजन नॉट द फाइलम, इट इज एंजियोस्पर्मी। और इनका किंगडम होगा प्लांट, इनका किंगडम होगा प्लांट। एंड नाउ हियर इज अ व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, वेयर द एस्टिवम इज स्पीसीज, ट्रिटिकम इज genus, poaceae is family, poales is order, monocotyledons जिनके सीड में एक ही कॉटिलेडन होता है, वो भी सील्ड शेप होता है, स्कूटलम बोलते हैं। और याद रखना अगेन दे हैव द सेम डिवीजन एंजियोस्पर्मी एंड द सेम किंगडम, दैट इज प्लांट। तो अगर आपके सामने ये चार्ट कभी आ जाए तो इससे कम से कम 2 या 3 बार, 2 to 3 टाइम क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं ऑल इंडिया में इसी चार्ट से। कभी उन्होंने पूछ लिया मैंगो का ऑर्डर बताओ, सैपिनडेल। कभी उन्होंने पूछ लिया व्हीट का ऑर्डर बताओ, पोएल्स। कभी उन्होंने बोला मैन का ऑर्डर बताओ, प्राइमेटा। कभी उन्होंने बोला हॉर्स फ्लाई का ऑर्डर बताओ, डिटेरा। इसी साथ उन्होंने बोला मैन का क्लास बताओ, मैमेलिया। उन्होंने बोला मैंगो का क्लास बताओ, डाइकॉट। उन्होंने बोला व्हीट का क्लास बताओ, मोनोकॉट। इसी तरीके से उन्होंने कभी कभी पूछ लिया कि फैमिली बताओ, मैन की फैमिली होमिनिडी, हाउस फ्लाई की फैमिली म्यूसिडी, फिर बोला मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी और व्हीट की फैमिली पोएसी। सो ये वाला चार्ट आप लोग बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, लर्न करने में दिक्कत नहीं है। यहाँ सबको याद रहेगा व्हाट इज कॉर्डेटा, व्हाट इज आर्थ्रोपोडा, व्हाट इज एंजियोस्पर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिनमें भी फ्लावर पाए जाए दोज आर नोन एज एंजियोस्पर्म। दुनिया में और कोई पौधा ऐसा नहीं जिसके पास फ्लावर हो, एंजियोस्पर्म। अब आगे तुम लोग देखते जाओ और इस पूरे चार्ट को बाय हार्ट लर्न करने की कोशिश करो कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो लोग डिटेल में जाने की बजाय जो चार्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो तुमको मैं सोते में भी पूछ लूं कि भाई बताओ पोएल्स किसका ऑर्डर है, तो आप बता सको कि पोएल्स इज अ ऑर्डर ऑफ व्हीट। अगर मैं बोलूं सैपिनडेल्स तो आप बता सको इट इज मैंगो। अगर मैं बोलूं म्यूसिडी किसकी फैमिली है तो आप बता सको। तो ऑर्डर, क्लास, फैमिली ये आपको लर्न करने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ठीक है भाई, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हमारे पास टैक्सोनॉमिक ऐड नाम के एक छोटे से टॉपिक में। हाँ, उसके पहले आप कुछ लाइंस हैं जिनको आप सब लोग पढ़ना पसंद करेंगे। मैं चाहता हूं जो मैंने आपके सामने लिखा है वो लोग लुक द हायरार्की इन द फिगर, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब सिमिलरिटीज डिक्रीज हो रहे हैं। लोअर द टैक्सा are the character that are members within the taxa share. Lower the taxa, more the character that the member of within the taxa share. जितना छोटा टैक्सा होगा उसमें लोगों के बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। now higher the category, greater is difficulty of determining the relationship to the taxa to the same level। जैसे मैं बोलूं, मैं कॉर्डेटा के लेवल पर बोलूं कि मछली और ह्यूमन के बीच में सिमिलरिटी ड्रॉ करो, तो बताओ ये ड्रॉ करना आसान होगा कि मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। और इसी तरीके से प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और इस तरीके से क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो कई सालों तक इस पोर्शन से क्वेश्चन आया, बहुत बार आया, विच वन इज लेस जनरल, विच वन इज मोर स्पेसिफिक, विच इज मोर कॉमन, लेस कॉमन, और इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ते गए और पूछे जाते गए। खैर, अब हम लोग इस पॉइंट को सॉल्व कर लेंगे और हमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर परेशानी नहीं आएगी तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है,
तो चलते हैं भाई नेक्स्ट पोर्शन, और जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है इसमें, एंड दैट नेक्स्ट पोर्शन इज नथिंग बट द टैक्सोनॉमिक एड्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है। टैक्सोनॉमिक एड्स को तुम कुछ कुछ रिलेट कर सकते हो टैक्सोनॉमिक टूल से, यानी वो टूल्स हैं, ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक एड्स। देखिए एनसीईआरटी कितनी ब्यूटीफुल बुक है और कैसे आपको समझाने की कोशिश करती है। कई बार आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते नहीं और आप कहते हो सबसे वाहियात बुक है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बुक है। पहले वो बोलते हैं व्हाई टैक्सोनॉमी इज नेसेसरी। सो बोलते हैं टैक्सोनॉमी इज यूजफुल, बहुत यूजफुल है। अब आप जानते हो व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किसके किसके लिए यूजफुल है, तो आपकी बुक बोलती है टैक्सोनॉमिक इज वेरी यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर। अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमें पौधों का क्लासिफिकेशन आना चाहिए, कौन सा मोनोकॉट पौधा, कौन सा डाइकॉट पौधा, कौन किस पानी में सरवाइव करेगा। तो याद रखना टैक्सोनॉमिक स्टडी इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, इवन फॉर फॉरेस्ट्री। आप अगर एनसीईआरटी बुक अपने साथ रख रहे हैं तो इन लाइन अंडरलाइन करते जाइएगा वरना मिलेगा नहीं। सो आपको मालूम है टैक्सोनॉमिक इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, फॉर फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है, फॉरेस्ट्री के लिए यूज है, इज इवन द इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो बेटा ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती हैं, उनके ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले पदार्थों पर डिपेंड करती हैं। तो टैक्सोनॉमिक स्टडी इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ना तो हमें एग्रीकल्चर करना है, ना तो हमें जंगल में जाना है, ना तो सर हमें फॉरेस्ट्री करना है, हमें माफ करो हम नहीं टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो यूज फॉर knowing of the bioresource। आप किसी भी बायो रिसोर्स का जनरल नॉलेज रखना चाहते हैं तो भी भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमी। आप बायो रिसोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपके काम ही आएगा कोई ना कोई बायो रिसोर्स, तो टैक्सोनॉमी इज वेरी यूजफुल फॉर द एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, नोइंग ऑफ बायो रिसोर्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारे कामों के लिए हमारे लिए टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इसके अलावा आप टैक्सोनॉमी में पढ़ सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस दुनिया में कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं और उनकी अलग अलग डाइवर्सिटी पढ़ सकते हो। नाउअडेज दुनिया में लोग बहुत घूमने जाते हैं, बोलते हैं सर हम नैनीताल जा रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो आप क्या करने जा रहे हैं वहाँ पर? कुछ नहीं करने जा रहे, आप नेचर देखने जा रहे हैं, वहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट को देखने जा रहे हैं। तो आपको डाइवर्सिटी मालूम होनी चाहिए, इंडस्ट्री आपको मालूम है। तो टैक्सोनॉमी बड़ी यूजफुल है एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, नोइंग रिसोर्सेज के लिए, और क्या क्या बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए। अच्छा अगर आपको टैक्सोनॉमी पढ़नी है और इतने सारे कामों के लिए पढ़नी है तो फॉर टैक्सोनॉमी व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू रिक्वायर, आपको क्या रिक्वायर है, यू रिक्वायर एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए एंड क्लासिफिकेशन। देखिए मैं क्लास को थोड़ा बोर नहीं कर रहा हूं पर आप याद रखिए एनसीईआरटी की लाइंस हैं, इनसे क्वेश्चन कभी भी बन जाएगा। So taxonomy is useful for this and taxonomy require, what require? Identification and classification of the organism। और आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसको करने के लिए वी रिक्वायर लैब स्टडी एंड फील्ड स्टडी। लैब स्टडी करनी पड़ेगी या फिर फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी।
यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका दिमाग चक्कर खाने लगा, ये क्या हो गया। वैसे भी क्लास का 1 घंटा पूरा हो चुका, 1 घंटे के बाद आपका दिमाग वैसे भी चक्कर खाने लगता है। पर ध्यान से कोशिश करो। फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको टैक्सोनॉमी यूजफुल लग रही है तो किस में यूजफुल लग रही है? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, बायो रिसोर्सेज जानने के लिए। लेकिन इतनी यूजफुल चीज को जानने के लिए कुछ तो चाहिए होगा। यस, क्या चाहिए? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। यानी हमें ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन मालूम होना चाहिए। सर ये टाइगर ही है, अब ये लेपर्ड नहीं है। सर ये एंजियोस्पर्म का ही पौधा है, जिम्नोस्पर्म का नहीं है। तो आपको एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन और उसका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पता करने के लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब वो पढ़ाई कहां करोगे? आप लोग बच्चे हो कि आप जंगल में जाकर पौधे पढ़ते हो? नहीं, आपको लैब में ला करके दिखाया जाता है कि भाई ये सरसों का पौधा, ये गेहूं का पौधा है। तो आपको दिखाया जाता है लैब स्टडीज में। और जब लैब स्टडी पूरी नहीं होती तो आप फील्ड में जाते हो, खेतों में जाते हो, जंगलों में जाते हो, लैब स्टडी और फील्ड स्टडी करते हो। और लैब स्टडी और फील्ड स्टडी में जो भी तुम पढ़ते हो, उनको जिन जिन पॉइंट पर पढ़ते हो, जिन ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हो, उनका आपको करना पड़ता है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। आई हैव नो प्लेस, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा। फिर से देख लो, टैक्सोनॉमी इज यूजफुल फॉर, इतना याद रखिएगा, इट इज फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, नोइंग द बायो रिसोर्सेज। और इन सब के लिए रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है लैब स्टडी और फील्ड स्टडी। और लैब स्टडी और फील्ड स्टडी करने के लिए यू हैव टू हैव सम कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन वो ऑर्गेनिज्म है। अब मुझे शेर पढ़ना है तो मैं दुनिया भर के हर शेर को नहीं पढ़ूंगा। एक शेर मेरी चिड़ियाघर में जाकर दिखाया जाएगा, ऐसा होता है शेर। उस स्पेसिमेन को हमने चिड़ियाघर में रख रखा है, इसका मतलब उसका हमने कर रखा है कलेक्शन। और ये कलेक्शन जीवित है कि मृत है? जीवित। ठीक इसी तरीके से पौधे हमें पढ़ने, हमने पौधे का भी कलेक्शन कर रखा है। तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। और जब हम कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन करते हैं तो इस स्पेसिमेन की करते हैं स्टडी। याद रखना, हम इस स्पेसिमेन की स्टडी के साथ साथ इसको करते हैं स्टोर। याद रखना, किसको स्टोर करते हैं? उनकी स्टडीज को भी स्टोर करते हैं, स्पेसिमेन को भी स्टोर करते हैं। स्टोर करते हैं, साथ में इनको करते हैं प्रिजर्व। अब आप बोलोगे स्टोर के बाद प्रिजर्व क्यों करते हैं? क्योंकि स्टोर करने के बाद कुछ दिन बाद ये स्पेसिमेन खराब हो सकता है, इसलिए इसे प्रिजर्व करना है। ऐसे प्रिजर्व करना है फॉर फ्यूचर स्टडीज। आज बाद में होने वाली स्टडीज के लिए इसे प्रिजर्व करना पड़ता है। तो बोलते हैं स्टोरेज और प्रिजर्वेशन करने के लिए क्या करते होंगे, और स्टोरेज और प्रिजर्वेशन करने के लिए क्या क्या करते हैं, उनमें एग्जाम्पल है हार्बेरियम, एग्जाम्पल है म्यूजियम, एग्जाम्पल है जू, एग्जाम्पल है बोटेनिकल गार्डन, एटसेट्रा। कमाल इस बात में नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाया, कमाल इस बात में है क्या तुम इस रे डायग्राम को अपने तरीके से खींच सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया तो कैसे खींचें। तो अब हम छोटा छोटा लिख करके इसे एक रो में, एक रे डायग्राम में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर एक रे डायग्राम में आप इसे लिख गए तो मैं मानूंगा कि आपको आ गया। चलो सब लोग अपनी बुक्स छोड़ेंगे, सारे लोग यहां देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि टैक्सोनॉमिक स्टडी इट इज यूजफुल। यहां लिख दिया मैंने यूजफुल। बताइए यूजफुल किन किन बातों के लिए है? आपकी बुक में दिया गया है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच, आपने सही पढ़ा। इसके अलावा नोइंग बायो रिसोर्स को जानना और डाइवर्सिटी को जानना। वेरी गुड, सही पढ़ा आपने। इतने सारे कामों के लिए हमारी टैक्सोनॉमिक स्टडी यूजफुल है। अब बताओ टैक्सोनॉमिक स्टडी को करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर, हमें क्या कम से कम होना चाहिए? वी रिक्वायर व्हाट? आइडेंटिफिकेशन। उस ऑर्गेनिज्म का हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए
और क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किसी भी चीज पे थोड़ी ना हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए हमको करनी पड़ेगी लैब स्टडी। लैब में कुछ स्टडी करनी पड़ेगी, और लैब में किस चीज की स्टडी करेंगे, किसी की भी की स्पेसिमेन की, स्पेसिमेन, या फिर हमें फील्ड की स्टडी करनी पड़ेगी। लैब स्टडी और फील्ड स्टडी करेंगे हम लोग जिन बेटा चीजों पे, उनका नाम क्या होगा, स्पेसिमेन। और इन स्पेसिमेन की स्टडी के बाद हम इनसे नॉलेज कलेक्ट करेंगे, और नॉलेज कलेक्ट करने के बाद इन स्पेसिमेन को हम करेंगे स्टोर और साथ में करेंगे प्रिजर्व। तो बोलते हैं स्टोर करने और प्रिजर्व करने के कौन कौन से तरीके हैं, आपके सामने तरीके हैं। यस, नंबर 1 इज हर्बेरियम, ये स्टोर करने के लिए। नंबर 2 इज म्यूजियम, इवन बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन, इवन जूलॉजिकल पार्क और जू एटसेट्रा। इतनी सारी चीजें हमको एक एक करके पढ़नी है। क्या आप यहां से यहां तक रिटर्न हो पाएंगे बिना देखे? चलो, अब आपको रिटर्न ही होना है। टेक्सोनॉमिक स्टडीज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल रिसोर्स, डाइवर्सिटी, ये सब जानने के लिए। एंड फॉर द taxonomic study we require exact identification and exact classification, and for the exact identification and exact classification we need lab study and field study, and in lab and field we study upon specimen। हम specimen पे study करेंगे, and specimen से क्या करेक्ट करेंगे, knowledge, and knowledge कलेक्ट करने के साथ specimen का क्या करेंगे, storage, और स्पेसिमेन को क्या करेंगे, प्रिजर्व। इसका मतलब जो पौधा, जो एनिमल मैंने पढ़ा है, उसे या जीवित रूप से हम लोग प्रिजर्व करें या मृत रूप से प्रिजर्व करें, उसे प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास हैं हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटैनिकल गार्डन, जू एटसेट्रा। इतनी सारी चीज़ों में हम इन चीज़ों को एक एक करके रखेंगे। तो ये सारे टूल्स हैं, टेक्सोनॉमिक टूल्स हैं। इन्हीं टेक्सोनॉमिक एड्स को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इन द लिस्ट इज हर्बेरियम। Here is the herbarium. Here is the herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plant specimen. जो हर्बेरियम है वो प्लांट स्पेसिमेन को हम लोगों ने कलेक्ट किया है, प्लांट को कलेक्ट किया है। बट याद रखना, इन लिविंग कंडीशन और डेड कंडीशन, it is living, not it is dead condition. Herbarium, they are formed in sheet. हर्बेरियम को हम शीट में प्रिपेयर करते हैं, और उस शीट में हम प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करके लगाते हैं। ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। बुक में लिखा होगा ड्राइंग, प्रेसिंग एंड प्रिजर्व। नो डाउट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब देखिए, एक शीट लेते हैं कागज की, ये थोड़ा बढ़िया कागज होता है, प्रिजर्व कागज होता है, या फिर हम लोग किसी फाइबर की शीट लेते हैं। इस फाइबर की शीट में प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करके लगाते हैं। गीला की ड्राई करके लगा देते हैं। ड्राई करने के बाद उस प्लांट स्पेसिमेन को प्रेस करते हैं ताकि वो 2D कंडीशन में शीट में चिपक जाए, और उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, क्योंकि पत्तियां हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल है, सड़ जाएगा। तो इसमें प्रिजर्वेटिव डालने पर ये सड़े ना ऐसे। तो पहले बात तो हम एक शीट बनाते हैं, ये रही वो शीट, उसमें प्लांट स्पेसिमेन लेते हैं। प्लांट स्पेसिमेन को पहले ड्राई करते हैं, सुखाते हैं,
सुखाने के बाद उसे प्रेस करते हैं और प्रिजर्व करके यहाँ रख देते हैं। याद रखना, ये जो हर्बेरिया है ये एक सीट है और इस सीट में केवल प्लांट स्पेसिमेन को ही रख सकते हैं। अब इस प्लांट स्पेसिमेन में, इस शीट में हम लगभग 7 इंफॉर्मेशन यहां पर देते हैं, 7 इंफॉर्मेशन एट लीस्ट। यानी इसी सीट में हम लोग 7 इंफॉर्मेशन एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले प्लेस ऑफ कलेक्शन, पहली इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि हमने इसे कहां से कलेक्ट किया। मान लीजिए ये पर्टिकुलर पौधा आप कुल्लू मनाली से उठा के लाए हैं, तो आप लिखेंगे कुल्लू मनाली की घाटी या जहां से भी लेके आए, प्लेस ऑफ कलेक्शन। याद रखना, प्लेस ऑफ कलेक्शन के बाद आप इसका वर्नाकुलर लोकल नेम लिखते हैं, जो भी इसका लोकल नेम है। मान लीजिए आप नीम लेके आए हैं, तो आपने इसके लोकल नेम के आगे लिख दिया नीम। फिर इसका इंग्लिश नेम लिखते हैं, इंग्लिश नेम। चलिए, नीम की बजाय मैं एक और अच्छा एग्जांपल लेके चलता हूं, उससे आपको खूब समझ में आएगा। मान लीजिए आप लेके आए हैं आम, लोकल नेम है आम। आम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे आप देख लेंगे, हिंदी में ही लिख लेंगे आम या फिर आम। फिर इसका इंग्लिश नेम लिखेंगे, दैट इज मैंगो। फिर इसका बोटेनिकल या फिर बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे, बोटेनिकल नेम, that you know, Mangifera indica. So क्या क्या मिलता गया आपको, नेम मिल गया, इसके बाद प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम। इसके अलावा ये 4 के बाद 5वां डेट ऑफ कलेक्शन। ये नहीं दिखेगा है? यार, यानी कि यहां ले, ओके। तो पहला पॉइंट प्लेस ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम। 5वां पॉइंट लिख सकते हैं डेट ऑफ कलेक्शन, या फिर आप ये दूसरा पॉइंट ही लिख सकते थे, नेम ऑफ कलेक्शन एंड डेट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, इसके बाद लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम। इसके बाद आप इसमें लिखेंगे फैमिली, फैमिली ऑफ प्लांट। ये सीक्वेंस में नहीं है, आप ये लिख सकते हैं, पहले प्लेस ऑफ कलेक्शन लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पे डेट ऑफ कलेक्शन लिख सकते हैं, फिर आप बाकी चीजें लिख सकते हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। तो आप लिख सकते हैं प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटेनिकल नेम एंड फैमिली ऑफ प्लांट। और 7वां पॉइंट आप लिख सकते हैं नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने भी ये कलेक्ट किए उसका नाम। लेट सपोज ये हर्बेरियम फाइल मैंने बनाई है, तो मैं सबसे पहले कहाँ से लाया इस पौधे को, फिर इस पौधे का लोकल नाम क्या है, इसका इंग्लिश नाम क्या है, इसका बोटेनिकल नेम क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसकी डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, और नेम ऑफ कलेक्टर की जगह पर मैं अपना नाम लिखूंगा क्योंकि मैंने इसे कलेक्ट किया। तो ये 7 पॉइंट हैं जो आपको किसी भी हर्बेरियम फाइल में लिखे हुए मिलेंगे। ओके, हर्बेरियम फाइल को अरेंज करने का एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट, इनका इंटरनेशनल तरीका होता है, द वे अरेंजमेंट, इनका इंटरनेशनल वे ऑफ अरेंजमेंट होता है, जो बुक में दिया गया होगा आपको, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, डेट, प्लेस वगैरह। और इसके अलावा याद रखना है आपको, ये जो हर्बेरियम है ये क्विक रेफरल सिस्टम का काम करते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम। और कई बार बच्चे इस क्विक रेफरल सिस्टम को समझ ही नहीं पाते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विक रेफरल सिस्टम। ध्यान से सुनो, जैसे मान लो हम लोग बहुत ज़्यादा शहरों में रह रहे हैं जहाँ पर पेड़ बिल्कुल नहीं है, और मेरे बच्चे ने कभी भी नीम का पौधा ही नहीं देखा है, और आसपास कहीं पर मुझे नीम का पौधा नहीं दिख रहा, बाकी पौधे दिख रहे हैं, नीम के पौधे नहीं दिख रहे।
और उसने कहीं से पढ़ के बोला पापा नीम कैसी होती है, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं। क्विक तरीका क्या है कि मेरे पास हर्बेरियम फाइल हो और कहीं पर हर्बेरियम का एक वो स्टोर हाउस हो और मैं जा करके दिखाऊं कि बेटा नीम की पत्ती ऐसी होती है, नीम का फल ऐसा होता है। तो या पत्तियां भी हो सकती हैं, फल भी हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो देयर इज़ अ क्विक रेफरल सिस्टम। अच्छा, ये मैं अपने बच्चे को लेकर के बोल रहा हूँ, ये बच्चों को समझाने की चीज़ नहीं है। इट इज़ फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडी। तो मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों को। टेक्सोनॉमिक स्टडी का मतलब है ये केवल साइंटिस्ट लेवल पर या स्टूडेंट लेवल पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए किया जाएगा। तो क्विक रेफरल सिस्टम का काम करेगा और ये है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में 3 मेन प्रोसेस है। एक तो हम लोग उसे ड्राई करेंगे पौधे को, फिर उसे प्रिजर्व करेंगे, उसे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद उसे प्रिजर्व करेंगे और इसका एक क्विक रेफरल सिस्टम बनाएंगे और इस तरीके से हम लोग स्पेसिमेन को स्टोर और प्रिजर्व कर पाएंगे। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग, इट इज नोन एज बोटेनिकल गार्डन। सो बोटेनिकल गार्डन, ओके, बोटेनिकल गार्डन जैसा कि शब्द लिखा हुआ है गार्डन, ये गार्डन है, बगीचे हैं, वेयर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। किसी भी रेफरेंस को जानने के लिए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट करते हैं। ज्यादातर समय पे बोटेनिकल गार्डन स्टडी पर्पस के लिए ही होते हैं, स्टडी पर्पस। जैसे एक लिविंग नीम का पौधा आपने अपने बगीचे में लगा रखा है, लेट सपोज एक नीम का पौधा लगा, तो अब ये लिविंग प्लांट में हमने ग्रो कर रखा है, कलेक्शन कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का कलेक्शन कर रखा है ताकि स्टडी पर्पस कर सके। दुर्भाग्य से कहीं अगर आपको किसी बीएमएस कॉलेज में जाना पड़ा, दुर्भाग्य मैं इसलिए बोल रहा हूं, बीएमएस करना भी सौभाग्य है, ऐसी बात नहीं है, बीएमएस भी सौभाग्य है, क्योंकि ज्यादातर लोग एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो एमबीबीएस अब नहीं मिलता है तो वो बीएमएस कॉलेज लेते हैं, तो दुर्भाग्य वाली बात हटा दीजिए। और बीएमएस कॉलेज, ये कॉलेज है आयुर्वेदिक कॉलेज, और इन आयुर्वेदिक कॉलेज में हम लोग जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं कि भाई कौन से पौधे से कौन सी जड़ी बूटी निकाली जाएगी। अब इन जड़ी बूटी को निकालने के लिए हमें पौधे का ज्ञान होना चाहिए। तो किसी ने बोला हरिद्रा, किसी ने बोला सतरीठा। अब आपने कभी देखा ही नहीं क्या होता हरिद्रा, क्या होता सतरीठा, ये क्या होते हैं पौधे, कैसे जड़ी बूटी बनाते हैं। तो हर एक आयुर्वेदिक कॉलेज में अपना एक गार्डन होता है जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जड़ी बूटी के पौधे लगा के रखे। इवन ऐसा एक छोटा गार्डन आप लोग भी अपने घरों में बनाते हो फॉर द एलोवेरा। आपने कभी ना कभी लोगों से साथ देखा होगा कुछ ने एलोवेरा के पौधे लगा के रखे हुए। तो आपको मालूम है कि ये रेफरेंस हमेशा क्विक स्टडी पर्पस के लिए किए जाते हैं। लिविंग प्लांट है, लिविंग प्लांट को स्टोर किया जाता है। याद रखना, इन लिविंग प्लांट में भी 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब भी आपने देखा होगा आप रोड साइड जा रहे हो तो किसी भी प्लांट की एक ऊपर एक तख्ती लगी होती है, उस तख्ती में 2 बातें लिखी होंगी। एक तो उसका लोकल नेम, लेट्स सपोज इज अ मैंगो, लोकल नेम। उसी के ठीक नीचे उसका बोटेनिकल नेम लिखा होता है। 3 बातें लिखी होंगी बस, बोटेनिकल नेम लिखा होगा और तीसरी बात उसकी फैमिली लिखी होगी। जैसे आपने किसी मैंगो प्लांट को देखा तो अगर वो मैंगो प्लांट किसी बोटेनिकल गार्डन में लगा है तो वहां पर उन्होंने एक तख्ती लगा के रखा होगा आम, उसके नीचे लिखा होगा मैंगीफेरा इंडिका और उसकी फैमिली अभी अभी पढ़ाई थी, क्या थी, इट इज एनाकार्डियेसी। तो लोकल नेम, बोटेनिकल नेम और फैमिली, ये 3 चीजों के इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, इस
पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के बोटेनिकल गार्डन के नाम है जो आपकी बुक में दिए गए हैं, जिसमें से एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन है जो कि इंग्लैंड में है, क्यू में, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। क्यू ये लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन माना जाता है। याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन। अगर आपके पास बुक है पेज नंबर 12 में देखेंगे क्यू और आगे लिखा होगा इंग्लैंड, इंग्लैंड में ये बोटेनिकल गार्डन है, आपको देखना पड़ेगा इंग्लैंड। इसके अलावा इंडिया में भी ऐसे कई बोटेनिकल गार्डन है, जिनमें से 2 दिए गए हैं, मैं दिख दे रहा हूं। इंडिया के 2 बोटेनिकल गार्डन के नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। वन इज NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये लखनऊ में NBRI लखनऊ है। और एक और है दैट इज नोन एज इंडियन बोटेनिकल गार्डन, IBG, इट इज इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और ये हावड़ा में है, कलकत्ता, हावड़ा। आपको लगेगा इंडिया में यही 2 है, तो नहीं है। दार्जिलिंग में लॉयड बोटेनिकल गार्डन के नाम से एक बोटेनिकल गार्डन है, वो आप बुक में नहीं दिया तो आप जबरदस्ती मत पढ़िए। इसके अलावा पतंजलि जी का अपना अलग बोटेनिकल गार्डन है, आप जानते हैं बाबा रामदेव का। आप कभी हरिद्वार जाइए, उनके पतंजलि में जड़ी बूटियों का गार्डन है। अक्सर उनके सहयोगी हैं आई थिंक बालकृष्ण, वो अक्सर उन प्लांट के बाद बताते रहते हैं इस पौधे का क्या यूज़ है, दूसरे पौधे का क्या यूज़ है। सो बोटेनिकल गार्डन हमेशा लिविंग कंडीशन में बनाए जाते हैं, लिविंग प्लांट का स्टोर हाउस है, और ये भी क्विक रेफरल सिस्टम का काम करते हैं। तो कोई पूछे क्या बोटेनिकल गार्डन भी क्विक रेफरल सिस्टम है? यस, तो आप याद रखिएगा ये भी क्विक रेफरल सिस्टम का ही काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ हियर इज वन मोर, इट इज म्यूजियम। देखिए, जैसे ही मैं म्यूजियम लिखता हूं, ज्यादातर समय पर बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं खुद कंफ्यूज होता था, क्योंकि मैंने जितनी बार म्यूजियम पढ़े हैं तो मैंने हिस्टोरिकल म्यूजियम पढ़े हैं। कहीं पर टीपू सुल्तान की तलवार रखी है, कहीं पर किसी का मुकुट रखा है, कहीं पर किसी में लड़ाई में यूज किए हुए चीजें रखी हैं। तो जब भी मैं म्यूजियम की बात करूं तो आप हिस्टोरिकल म्यूजियम मत लिखिएगा। हिस्टोरिकल म्यूजियम इज अनदर थिंग, वो डिफरेंट चीज है, पूरी अलग चीज है, वो मैं नहीं पढ़ाने आया हूं। नो, ऐतिहासिक म्यूजियम पढ़ाने नहीं आया हूं। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने अगले ही पॉइंट पर म्यूजियम के सामने अगला ही शब्द लिखा है, बायोलॉजिकल म्यूजियम। सो दीज म्यूजियम आर बायोलॉजिकल म्यूजियम। मैं उन म्यूजियम की बात कर रहा हूं जो बायोलॉजिकल म्यूजियम है। एंड व्हाट आर द बायोलॉजिकल म्यूजियम? दे आर सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। A museum, they are set up in educational institute. जब पहली बार ये टॉपिक मैं पढ़ा रहा था तो मुझे लगा म्यूजियम तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं होते, स्कूलों में म्यूजियम नहीं भी चल रहा। एक म्यूजियम मैंने झांसी में देखा, एक म्यूजियम मैंने भोपाल के महल में देखा, और ये सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। तो याद रखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो म्यूजियम कौन से होते हैं? हिस्टोरिकल म्यूजियम। और मैं जिन म्यूजियम की बात कर रहा हूँ वो कौन है? बायोलॉजिकल म्यूजियम। और बायोलॉजिकल म्यूजियम हमेशा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बनाए जाते हैं। आपको होगा अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। व्हेन यू गो फॉर MBBS, जब आप अपने यहाँ MBBS पढ़ने जाएंगे किसी भी मेडिकल कॉलेज में,
जब किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप एमबीबीएस पढ़ने जाएंगे तो अब आपको हार्ट दिखाया जाएगा कि सर ये हार्ट है, ये लंग है, ये लीवर है, तो क्या करेंगे? आदमी को मार के हार्ट निकाल के दिखाएंगे? नो। वहां पर जार्स के अंदर, कंटेनर के अंदर लिवर ऑलरेडी फॉर्मेलिन में रखा हुआ है और उसका एक स्टोर हाउस बनाया गया है। अब बताओ, मेडिकल कॉलेज इज व्हाट? इट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। पहला पॉइंट, हम बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात कर रहे हैं और उन बायोलॉजिकल म्यूजियम में क्या हो रहा है? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल एंड एनिमल्स। इन म्यूजियम में हम लोग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट और एनिमल करते हैं। तो कभी कोई ये बोले म्यूजियम इज ओनली फॉर एनिमल, नहीं, गलत मत कर देना। इट इज फॉर प्लांट एंड एनिमल बोथ, लेकिन प्रिजर्व कंडीशन में होंगे। डेड प्लांट एंड डेड एनिमल का बेटा ये है, डेड प्लांट एंड डेड एनिमल का प्रिजर्वेशन स्टोर हाउस है। चलिए समअप करते हैं इसे जल्दी से, घबराना मत। म्यूजियम हम दो तरीके से समझते हैं। हिस्टोरिकल म्यूजियम, वो तो हिस्टोरिकल प्लेस पे होंगे। बायोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ होंगे? हिस्टोरिकल प्लेस पे नहीं, दे विल फाउंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्या आप किसी मेडिकल कॉलेज में म्यूजियम पाओगे? यस, डेफिनेटली आप पाओगे। और इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और वो भी डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स। 5 वेज हैं जो एनसीईआरटी लिखती है। देयर आर 5 वेज, 5 तरीके हैं जिसमें हम स्पेसिमेन में कलेक्शन करते हैं, स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं म्यूजियम में। पहला वे है, द फर्स्ट वे, कलेक्शन इन जार एंड कंटेनर्स, इन कंटेनर्स एंड जार्स। याद रखना, आपको लग भले रहा हो कि मैं एनसीईआरटी के बाहर पढ़ रहा हूं, लेकिन एक एक पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए ये मत सोचना कि सुनील सर बाहर से पढ़ा रहे। होता क्या है, हम लोग किसी भी एनिमल को या एनिमल पार्ट को, जैसे मैंने बोला हार्ट, लीवर, किडनी, जार में रखते हैं। जार में रखने के बाद हम उसमें फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन डालते हैं, फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में हम लोग कंटेनर और जार में उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में फॉर्मेलिन पड़ा होगा केमिकल, उसके अंदर बेटा स्पेसिमेन पड़ा होगा। दूसरा, कलेक्शन एज ड्राई स्पेसिमेन, कलेक्शन एज ड्राई स्पेसिमेन। हम डायरेक्ट ड्राई स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेते हैं। किसी बर्ड को उठाया और उसमें प्रिजर्वेटिव डाल करके दीवालों में टांग दिया, आप लोगों ने देखा होगा। ऐसे ड्राई स्पेसिमेन भी आपको मिलेंगे। कंटेनर और जार में फॉर्मेलिन के अंदर वेट स्पेसिमेन होंगे, इसके अलावा ड्राई स्पेसिमेन भी होंगे, याद रखना। तीसरा तरीका है, इंसेक्ट बॉक्स बनाते हैं। इंसेक्ट को कलेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं इंसेक्ट बॉक्स, और इन बॉक्सेस के अंदर, लेट सपोज ये एक इंसेक्ट बॉक्स है, सब एनसीईआरटी में दिया है, आप याद रखिएगा। इन इंसेक्ट बॉक्सेस में हम एक बड़ी सी पट्टी लगाते हैं और यहां पर हम इंसेक्ट को चिपका देते हैं। तो हम काम करते हैं, पहले इंसेक्ट की करते हैं किलिंग, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। फिर दूसरा, इन इंसेक्ट में पिन लगाते हैं, दैट इज पिनिंग। देखिए अंडरलाइन करिए कहां कहां लिखा है, किलिंग, पिनिंग। और इनका करते हैं प्रिजर्वेशन। तो पहला तरीका है कलेक्शन इन कंटेनर एंड जार्स, दूसरा कलेक्शन है एज अ ड्राई स्पेसिमेन, तीसरा इंसेक्ट बॉक्स, और चौथा तरीका है बेटा, चौथा तरीका अगर हम इनका कलेक्शन करने का तरीका रखा रहे, इफ द लार्ज एनिमल इज देयर, किसी बड़े एनिमल को हमें प्रिजर्व करना है
तो इस लार्ज एनिमल को हम स्टफ कर देते हैं, उसकी सब अंदर का स्केलेटन बाहर कर देते हैं, आंतें बाहर कर देते हैं और उसके अंदर भर देते हैं भूसे जैसी चीजें, ऐसी चीजें जो उनको प्रिजर्व करें। स्टफ मतलब मटेरियल अंदर घुसा करके। लार्ज एनिमल दे आर कलेक्टेड एज स्टफ्ड एनिमल। और ये तुम लोगों ने हिंदी मूवीज में अक्सर देखा होगा, विलन के घरों में एक मरा हुआ शेर उसके जहां पर कुर्सी में बैठता है वहां पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, मरा हुआ शेर इतने दिनों तक सड़ा क्यों नहीं? हमने क्या किया, मरे हुए शेर की खाल को काटा, अंदर से सारे डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सारे सिस्टम को बाहर किया, केवल खाल बची। अब केवल खाल बचने पर वो चीज खाल एकदम टूट जाएगी। अब उस खाल को हमने भर दिया, भरना इज नोन एज स्टफिंग। उस खाल में हम लोगों ने प्रिजर्वेटिव भर दिए और उसको शेर के जैसा आकार दे दिया, एंड दैट इज नोन एज स्टफ्ड एनिमल। चौथा तरीका। और पांचवें तरीके में हम वी कैन प्रिजर्व स्केलेटन ओनली। हम एनिमल के स्केलेटन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है देयर इज अ म्यूजियम इन विच आर्कियोप्टेरिक्स और डायनासोर्स की हड्डियां ही केवल प्रिजर्व हैं। उनकी हड्डियों को, उनके स्केलेटन को प्रिजर्व करके रखा गया। तो अब आप देख लीजिए पांचों बातें कहाँ पर लिखी हैं आपकी बुक में। अगर ये पांचों बातें मिल जाती हैं तो आपको 5 तरीके मिल जाते हैं म्यूजियम में आपको स्टोर करने के लिए। पहला तरीका है कलेक्शन इन कंटेनर एंड जार इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन केमिकल है जो प्रिजर्व करता है। दूसरा है कलेक्शन एज अ ड्राई स्पेसिमेन, सूखा स्पेसिमेन की तरह। तीसरा, इंसेक्ट बॉक्स में हम लोग किलिंग, पिनिंग और प्रिजर्वेशन करते हैं। चौथा है लार्ज एनिमल को हम स्टफ कर देते हैं, उनके अंदर कुछ भर देते हैं ताकि वो प्रिजर्वेटिव भरते हैं, कुछ क्या प्रिजर्वेटिव भरते हैं ताकि वो सड़े गले नहीं। और पांचवा तरीका है हम केवल उनका स्केलेटन प्रिजर्व कर सकते हैं, केवल उनकी हड्डियों को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर इतना कर पाएंगे तो काम बन जाएगा। नाउ द फोर्थ वन इज नोन एज जूलॉजिकल पार्क। ऑल्सो नोन एज जू। इन्हीं को हम लोग हिंदी में चिड़ियाघर भी बोलते हैं। याद रखना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल। यहां पर लिविंग एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। आगे जब कभी मैं बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जूलॉजिकल पार्क इज अ वे ऑफ प्रिजर्वेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन। और जब मैं आपको ex-situ कंजर्वेशन पढ़ाऊंगा तो उसका मतलब होता है हम एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से उठाते हैं। फिर तो सुनो, शेर को हम जंगल से उठाकर चिड़ियाघर में लाते हैं तो उसके एक्स मतलब बाहर कर देते हैं, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट उसे बाहर करके प्रिजर्व करते हैं, एंड दैट इज नोन एज ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन हमेशा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में किए जाते हैं, ऑलवेज इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। और याद रखना, दिस इज ऑल्सो फॉर स्टडी पर्पज। आप लोगों ने कभी ना कभी स्कूल के द्वारा, स्कूल की तरफ से आप कभी ना कभी चिड़ियाघर जरूर गए होंगे। तो स्कूल ही आपको चिड़ियाघर क्यों लेके गया? क्योंकि आपको बताना चाहते हैं शेर कैसा लगता है, हाथी कैसा दिखता है, कैमल कैसा दिखता है, और ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की जाती है। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। केवल एक चीज़ बाकी है, की। और की के अलावा जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को मुश्किल करती हैं, फ्लोरा, मैनुअल, तो मैं आज इस पे चांस नहीं लूँगा क्योंकि बहुत मुश्किल में आ जाते हो आप। की है, मैनुअल है, इसके अलावा फ्लोरा है, इसके अलावा मोनोग्राफ है। मैं आज इसलिए चांस नहीं ले रहा हूँ। इसके अलावा कैटलॉग है, क्योंकि मुझे मालूम है आखिरी के कुछ 15-20 मिनट आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। खैर, इन सारी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा अलोंग विथ, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रखना कल की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है कि मैनुअल फ्लोरा, मोनोग्राफ और कैटलॉग के अलावा पिछले 20 ईयर्स में, पिछले 20 सालों में जितने भी ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर नीट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन की एक शीट मैं यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में लगाऊंगा और एक एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपके आंसर जानने की कोशिश करूंगा। कल मैं चैट ऑन रखूंगा, जब मैं चैट ऑन रखूंगा तो मैं देख पाऊंगा कि उस क्वेश्चन के जवाब आप कितने अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं। अगर जवाब आप दे रहे होंगे तो मेरा पढ़ाना काम आ गया होगा, और नहीं दे पा रहे होंगे तो फिर उसे रिवाइज करिएगा, आगे बढ़िएगा। सो फॉर टुडे इट इज़ जूलॉजिकल पार्क, और कल के लिए की मैनुअल फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग के साथ लगभग 20 साल के क्वेश्चन पेपर। ओके, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। क्या हुआ सुभाषनी?